सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हंटर आयोग के विषय में। दोस्तों, जो हंटर आयोग बनाया गया था, इसको हम प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हंटर आयोग का जो मुख्य कार्य था वो यही था कि जो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था, उसमें कौन-कौन सी कमियां थी, इसके अलावा वो कितने अच्छे से कार्यान्वित हो रहा है पूरे देश में, इन सब की जांच करने के लिए आया था और साथ ही साथ कुछ ऐसे सुझावों को भी देने के लिए आया था कि कौन-कौन से सुझाव भारतीय शिक्षा में अच्छे साबित हो सकते हैं और भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो दोस्तों, हंटर आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सन आप याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। 3 फरवरी सन 1882 को सर विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग को सर हंटर के नाम से या फिर हंटर कमीशन भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिसमें संपूर्ण शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत करने थे और इसमें 7 भारतीय सदस्य थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हंटर आयोग बना था, इसमें कुल टोटल 20 सदस्य थे, जिसमें से 7 भारतीय सदस्य भी थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर भारतीयों को भी इस सदस्य पैनल में शामिल किया गया था तो निश्चित रूप से भारतीय शिक्षा को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, जो हंटर आयोग था, इसमें बहुत कुछ अच्छाइयां भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कमियां भी मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हंटर आयोग था, इसने प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार किया, माध्यमिक शिक्षा में क्या सुधार किया और उच्च शिक्षा में क्या सुधार किया। क्योंकि हमको यही देखना है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसमें लगातार कितना सुधार होता हुआ आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हंटर आयोग का क्षेत्र कितना था और इनकी जो शिक्षा थी वो इसका उद्देश्य क्या था। हंटर आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित थे: उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना, प्राथमिक शिक्षा में राजकीय स्कूलों के योगदान की समीक्षा करना, भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशनरी स्कूलों की भूमिका की जांच करना, शिक्षा क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना। अब हंटर आयोग की संस्तुतियों या सुझावों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में कौन-कौन से सुझाव दिए गए थे हंटर आयोग के द्वारा। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल उच्च शिक्षा की सीढ़ी न बनाकर भारतीय जनसाधारण में शिक्षा की जागरूकता होना चाहिए। यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट था, जो सबसे पहला उद्देश्य था हंटर आयोग का, वो यही था कि इसको केवल उच्च शिक्षा की सीढ़ी ना बनाई जाए प्राथमिक शिक्षा को, बल्कि इसको जनता को जागरूक करने के लिए और उनमें शिक्षा की जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक शिक्षा सभी को दी जाए। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सुझाव था और यही वुड के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि बच्चों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तो दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको उनकी मातृभाषा का भी ज्ञान दिया जाए प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक शिक्षा सरकार के पूरे नियंत्रण में हो और पढ़े लिखे व्यक्तियों की शिक्षक के पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर साफ-साफ कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो सरकार के पूरे नियंत्रण में होनी चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो ट्रेनिंग युक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में क्या कहा गया था कि सबसे पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग देना है, तब ट्रेनिंग देने के बाद उनको स्कूलों में भेजना है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्तियों को ही शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाए। जीवन में उपयोग होने वाले विषयों का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर दिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो जीवन में उपयोग होने वाले विषय हैं, उनका ज्ञान प्राथमिक स्तर पर ही दिया जाए, ताकि बच्चे शुरू से ही अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में भी जाने और समझें। पिछड़ी जनजातियों के लिए शिक्षा के प्रयास किए जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो हंटर आयोग के द्वारा भारतीय शिक्षा में शामिल किए गए। प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस शिक्षा आयोग में शिक्षा का दायित्व या प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को दिया गया। तो ये दिया गया हंटर आयोग में। इसके बाद है अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय निरीक्षण के क्षेत्र में एक नॉर्मल स्कूल खोलने तथा उसके कुशल संचालन का दायित्व शिक्षकों विद्यालय के निरीक्षकों पर सौंपा गया। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जो अध्यापकों का प्रशिक्षण है वो भी निश्चित रूप से उस पर भी ध्यान दिया गया कि जो शिक्षक हैं वो कुशल हों और इसके लिए
हर एक क्षेत्र में नॉर्मल स्कूल खोले गए, जिससे जो शिक्षक हैं वो पहले ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसकी समीक्षा आपने देखा है कि इसी की संस्तुति वुड के घोषणा पत्र में भी की गई थी। तो दोस्तों, जो हंटर आयोग बना है ये वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियों को और बेहतर बनाने के लिए और वुड के घोषणा पत्र में कितना कार्य हुआ था ये देखने के लिए ही बनाया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षा को वरीयता प्रदान करने की सिफारिश प्रदान की गई। अब ये हो गया प्राथमिक शिक्षा। अब माध्यमिक शिक्षा हम देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा में क्या-क्या सुझाव दिए गए थे। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए थे। माध्यमिक स्कूल सरकार स्वयं न चलाकर भारतीय लोगों को चलाने के लिए उसे विद्वान सुयोग्य भारतीय लोगों को चलाने के लिए छोड़ दें तथा स्वयं सहायता प्रदान करें। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो माध्यमिक स्कूल हैं वो भारतीय विद्वान और सुयोग्य व्यक्तियों पर चलाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको सर्वप्रथम भारतीयों को चलाने के लिए या भारतीयों को सौंपने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की थी, या भारतीयों को ही माध्यमिक शिक्षा चलाने के लिए कौन सा आयोग सिफारिश किया, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग। यानी कि हंटर आयोग ने ही भारतीयों को शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपने की बात पहली बार की थी। इससे पहले आपने लॉर्ड मैकाले का देखा, वुड का घोषणा पत्र देखा, उसमें कहीं भी भारतीयों को भारतीय शिक्षा सौंपने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन पहली बार हंटर आयोग में ये जिम्मेदारी दी गई कि भारतीयों को भी शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए और उनको भी शिक्षा देने का अधिकार दिया जाए और उनको भी फैसले लेने का अधिकार दिया जाए भारतीय शिक्षा में। आयोग को विश्वास था कि भारतीयों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार होगा। एक जिले में केवल एक स्कूल होगा जिसके संचालनकर्ता राज्य की विद्यालयों से कुछ कम शुल्क ले सकते हैं। इसके बाद है वर्तमान हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की शिक्षा व्यवस्था हंटर कमीशन की ही देन है, जिसे कोर्स ए और कोर्स बी की संज्ञा दी गई। कोर्स ए उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते थे और कोर्स बी उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा हम देख रहे हैं कि हाई स्कूल जैसे ही खत्म होता है बच्चे इंटरमीडिएट में प्रवेश लेते हैं और यहाँ पर आप देखिए अब जो इंटरमीडिएट था इसको कोर्स ए और कोर्स बी में डिवाइड किया गया था। कोर्स ए में वो बच्चे पढ़ते थे जिसमें जिनको आगे चल करके बीए, बीएससी, बीकॉम में से कुछ करना था, एमए, एमएससी करना था, पीएचडी करना था, तो ऐसे बच्चों को कोर्स ए में रखा गया और कोर्स बी में ऐसे बच्चों को रखा गया जो माध्यमिक शिक्षा के बाद कोई व्यवसाय सीखने में रुचि रखते थे, जैसे कि बच्चे जेईई मेन या इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हैं, मेडिकल का एंट्रेंस दे रहे हैं या इस तरीके के एंट्रेंस दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिससे उनको आगे चल करके कोई व्यवसाय करना हो, किसी कंपनी में जॉब करना हो, तो ऐसे बच्चे कोर्स बी में एडमिशन लेते थे। आज के समय में भी यही है कि हमने आर्ट और साइंस में डिवाइड कर दिया है और जो बच्चे अपने आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको हमने आर्ट में रखा है और जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ बच्चे बायो पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। जो बच्चे बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं, वो बच्चे नीट की परीक्षा देते हैं, यानी कि वो डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और जो बच्चे मैथ्स लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हैं, वो बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कोर्सेज को डिवाइड कर दिया गया था उस समय पर और वही चीजें आज भी चलती हुई आ रही है। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो देन है वो देन है हंटर कमीशन की ही देन है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे सुधार हुए हंटर आयोग में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण को भी जोड़ दिया गया। अगर शिक्षक प्रशिक्षित होगा तो अच्छे से अच्छी शिक्षा देगा अपने शिष्यों को। इसके अलावा दोस्तों जो हंटर आयोग था इसने मुस्लिम शिक्षा पर भी जोर दिया। मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा और भारतीय स्त्रियों की शिक्षा पर तो जोर दिया ही, जैसा कि आपने वुड के घोषणा पत्र में भी देखा था कि उन्होंने भी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें हंटर आयोग के मूल्यांकन की, इसमें क्या-क्या अच्छाइयां थी, क्या-क्या कमियां थी,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो हंटर आयोग था, हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। यानी कि पहली बार कोई ऐसी कमेटी, पहली बार कोई ऐसा आयोग गठित हुआ जिसने ये बात कही कि भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व दे देना चाहिए, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो। तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि इस आयोग ने पहली बार ये सिफारिश की कि भारतीयों को शिक्षा का उत्तरदायित्व दे दिया जाए, तो राइट आंसर होगा हंटर आयोग। दोस्तों, इसके अलावा आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों आदि के शैक्षिक विकास में सहायता मिली। तो आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ईसाई मिशनरियों को भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर के हंटर आयोग ने भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किया था, अन्यथा भारतीय शिक्षा मिशनरियों के अधीन हो जाती। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान नहीं दिया गया ईसाई मिशनरियों को, से तात्पर्य है जो ईसाई धर्म के रूप में लोग शिक्षा देते थे। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ईसाई धर्म की शिक्षा और शिक्षा का अगर प्रसार होता तो और धर्मों का क्या होता। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सबका ख्याल रखा गया, इसीलिए भारतीयों को शिक्षा, भारतीयों के हाथ में शिक्षा देने की बात की गई। और दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बात कर लूं अगर इसमें कमियां क्या थी, तो इसमें कमियां, सबसे बड़ी कमी यही थी कि इस आयोग में मौलिकता की कमी थी, क्योंकि इसमें अधिकतर जो बोर्ड के घोषणा पत्र में सुझाव दिए गए थे उन्हीं को बार बार दोहराया गया। इसके अलावा इसमें सबसे खराब चीज थी कि इस आयोग ने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए अलग से सिफारिश की थी। इससे देश में सांप्रदायिकता उत्पन्न हो गई कि मुस्लिमों को अलग शिक्षा दी जाए, जबकि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, चाहे किसी भी धर्म का बच्चा हो, हर एक स्कूल में उसको पढ़ने का अधिकार है, किसी भी स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा भावना विकसित किया गया कि देश दो भागों में बंट जाए, तो ये भी गलत था। और दोस्तों, इसमें जो प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो स्थानीय संस्थाओं पर सौंप दिया गया, और स्थानीय संस्थाओं के पास इतना धन नहीं था कि वे जनसाधारण की शिक्षा का उचित प्रकार से प्रबंध कर सकें। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बहुत कम ध्यान दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुछ दोष भी हैं। और यहाँ पर दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसके कुछ भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा पर हंटर आयोग का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि शिक्षा के समस्त स्तरों पर विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। जब हंटर आयोग बना है तो हंटर आयोग के सुझावों पर अभूतपूर्व विद्यालयों की संख्या में, जब विद्यालय अधिक से अधिक संख्या में खुलेंगे तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके अलावा छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई, अधिक से अधिक छात्र स्कूल जाने लगे और सहायता अनुदान की मात्रा में वृद्धि हुई, लोग आगे आकर के अधिक से अधिक लोग दान करने लगे। और इसके अलावा शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार हुआ और शिक्षा का भारतीयकरण हुआ। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इस तरीके से जो हमारा देश है वो प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होता गया। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो हंटर आयोग था वो कहीं ना कहीं एक भारतीय शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुआ, और किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी बहुत ही सही लेकिन माध्यमिक शिक्षा के साथ ही भारतीयों को भी भारतीय शिक्षा में योगदान देने का अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हंटर आयोग जो कमीशन था, इसकी अच्छाइयाँ, इसकी कमियां और इसके उद्देश्य सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और अभी इससे पहले हमने वुड का घोषणा पत्र देखा था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति देखी थी और भी बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया था। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की लिंक, यानी कि हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, वहां पर जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पर आई बटन को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी वीडियोस को। उम्मीद करती हूँ कि आपको हंटर आयोग अच्छे से समझ में आया होगा। हंटर आयोग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है और इसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद भी बहुत सारे आयोग हैं जिनको आप लगातार पढ़ेंगे। अभी तो स्वतंत्रता से पहले की ये सब आयोग चल रहे हैं, उसके बाद 1947 के बाद भी बहुत सारे आयोग गठित हुए, उनके विषय में भी आपको पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यही सब टॉपिक आगे चल करके आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए भी पढ़ने हैं और लगातार आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि आगे चल करके हम आपको इन सभी एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए
और आप हमारी सभी वीडियो से ऐसे ही अवगत रहें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।